गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की नेचर क्या होती है, चार्ज का ओरिजिन क्या होता है और चार्ज डेवलप करने के मेथड्स क्या क्या है। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, क्योंकि कोई भी चीज है उसकी प्रॉपर्टी भी पढ़नी पड़ती है कि उसकी नेचर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरह का वो कंडीशंस देता है, क्या किस तरह की उसकी पॉसिबिलिटीज वो दिखाता है। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं चार्ज रेस्ट पर है और वो कैसी कैसी कंडीशंस दिखाएगा। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली चीज हम लोगों ने पढ़ी थी कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी लाइक मास। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज और मास लगभग दोनों की नेचर सेम है, लेकिन क्या डिफरेंसेस हैं, क्या है डिफरेंस है या सिमिलरिटीज हैं, जो भी कुछ है वो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट मैं ले रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जिसमें से कई चीजें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी आएंगे। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, मेनी टाइम्स, बहुत टाइम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका अपना सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। सेकंड पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि टू टाइप्स ऑफ चार्जेस आर देयर इन नेचर। टू टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज हमेशा दो टाइप का होता है। एक पॉजिटिव होता है जिसको हम प्रोटॉन्स, आप लोग जानते हैं नेचर में एग्जिस्ट करता है। पॉजिटिव का एग्जांपल मैं ले रहा हूं, या प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है। सेकेंड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है नेगेटिव चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, एक पॉजिटिव टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव टाइप के। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन हमने देखा हुआ है, या किसी भी बॉडी में से अलग अलग इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं, दैट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। सेकंड क्या है, नेगेटिव, वो मैंने लिया इलेक्ट्रॉन। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कोई बॉडी है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेती है, गेन कर लेती है, तो उस पर कैसा चार्ज होगा, उस पर चार्ज होगा नेगेटिव। थर्ड पॉइंट, फोर्स। फोर्स से रिलेटेड है जो इनकी प्रॉपर्टी है कि मास, जैसे मास में चार्ज होता है, फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसे ही जहां पर भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा, जहां पर भी ये चार्ज होगा, वहां एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा, जिस फोर्स का हम नाम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्टैटिक फोर्स। और प्रॉपर्टी कहती है कि दिस फोर्स इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। ये जो फोर्स है, ये फोर्स, मान लीजिए देयर आर टू चार्जेस, एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है। ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस है R। तो हम हमेशा ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दिस फोर्स ऑलवेज ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हमेशा इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। मतलब क्या हुआ इस इनवर्स स्क्वायर लॉ का, कि ये फोर्स 1/r स्क्वायर मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। आप लोगों को ध्यान होगा 6th यूनिट में हमने यही पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो यहां पर भी यही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इसके साथ एक फोर्थ पॉइंट आएगा जो कि फिर से फोर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये कहता है कि जो फोर्स होता है, दिस फोर्स इज ऑफ टू टाइप्स। जैसे चार्ज टू टाइप्स हैं, ऐसे फोर्स भी टू टाइप्स के हैं। अगर चार्ज
like charges है, two positive charges are there. अगर यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे. मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स. फोर्थ पॉइंट इज लाइक चार्ज repels each other and unlike charge attracts each other. अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जबकि लाइक चार्ज यानी सेम चार्ज होगा वो एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे. फिफ्थ पॉइंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट है चार्ज इज इनवेरिएंट. इज इनवेरिएंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इनवेरिएंट? चार्ज का इनवेरिएंट होना मतलब क्या है इसका? चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब आता है कि चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द मोशन ऑफ द बॉडी. चार्ज इज इनवेरिएंट मीन्स चार्ज वेरी नहीं करता. कैसे वेरी नहीं करता? जैसे आप लोगों ने मास का पढ़ा था हम लोगों ने कि मास का एक रिलेशन था अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कि 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर. ये 11th क्लास में और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में गिवन है. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे 11th में आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, बट एक मास इक्विवेलेंट रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर. वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है और मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है. इट मींस एनर्जी इज नॉट अ कांस्टेंट, इट कन्वर्टेड इनटू मास, एंड मास इज नॉट कांस्टेंट, कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. कब? व्हेन बॉडी इज इन मोशन. रिलेटिविस्टिक मोशन यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार ये कंडीशन आती है कि जब बॉडी किसी रिलेटिविस्टिक स्पेस में मूव कर रही है तो उसके मास में चेंज होता है. लेकिन इस टाइप की कोई भी कंडीशन चार्ज पे नहीं होती. चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द मोशन ऑफ द बॉडी. चार्ज के लिए ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि चार्ज एनर्जी में कन्वर्ट होता है या एनर्जी चार्ज में कन्वर्ट होती है, जैसे मास हो रहा था. यहां पर कुछ नहीं होता और हम कह सकते हैं चार्ज मोशन पर डिपेंड नहीं करता. मास मोशन पे करता है. मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, स्पीड. जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, मैं कहता हूं अगर स्पीड बढ़ेगी, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ध्यान से सुन सकते हैं कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी बॉडी की रिलेटिविस्टिक स्पेस में अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वैसे वैसे मास भी इंक्रीज करेगा. और जब स्पीड कम होगी तो मास भी कम होगा. यानी अकॉर्डिंग टू द चेंज इन स्पीड द मास इज ऑल्सो चेंज. मास डिपेंड ऑन स्पीड. यहां पर भी इंक्रीज किया, आप देख रहे हैं v इंक्रीज करेगा तो 1 में से कोई चीज माइनस करेंगे हम, दैट बिकम्स लेस देन 1, और उससे जब डिवाइड करेंगे तो m इज ग्रेटर. यानी इस फॉर्मूले के अनुसार m ज्यादा हो जाएगा m नॉट से, जैसे जैसे v इंक्रीज कर रहा है. तो यहां पर मास क्या होता है? मास इज अ वेरिएंट क्वांटिटी, वेरिएबल क्वांटिटी, वेयर एज चार्ज इज इनवेरिएंट. चार्ज वेरी नहीं करता है. Next is another property, and the other property is charge is conservative. जब भी हम बात करते हैं conservative, तो एक लाइन दिमाग में आती है ना, charge is neither being created nor being destroyed, energy is neither being created nor being destroyed. तो ये बिल्कुल सही बात है कि चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या मैं कह सकता हूं चार्ज इज कंजर्वेटिव. दिस इज सिक्स्थ प्रॉपर्टी. एंड चार्ज इज कंजर्वेटिव का मतलब हुआ कि चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द एक्शन और ड्यूरिंग एनी चेंज.
It means the net charge in an isolated system is always constant. अगर बात करते हैं नेट चार्ज की, तो नेट चार्ज हमेशा सिस्टम में कांस्टेंट रहेगा, या हम कह सकते हैं चार्ज इज नाइदर बीइंग क्रिएटेड और नॉर बीइंग डिस्ट्रॉयड. चार्ज न पैदा किया जा सकता है न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, या कह सकते हैं चार्ज किसी एक सिस्टम में हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा. मैं इसका एग्जांपल लेता हूं. हम लोगों ने एक रेडियो एक्टिविटी में पढ़ा हुआ है यूरेनियम 235 एटॉमिक नंबर होता है 92, तो 92 यूरेनियम 235. अगर यहां 235 नहीं 238 लेते हैं. नाउ यूरेनियम 238, इसमें से मैंने कहा थोरियम में कन्वर्ट हुआ ये थोरियम, देन दिस बिकम्स 234 एंड दिस इज 90. तो इधर क्या आएगा, हम इजीली देख सकते हैं. दिस इज 92, दिस इज 90, देन वी कैन राइट इट एज 2. दिस इज 238 अबाउट 234, देन दिस इज 4, 2He4, एंड आई कैन राइट इट एज अल्फा पार्टिकल, जो हम आगे चल के एटम्स एंड न्यूक्लियाई में पढ़ेंगे और काफी डीप में पढ़ेंगे. लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि यूरेनियम 238 लिया, उसको थोरियम में कन्वर्ट किया. थोरियम में कन्वर्ट करने के बाद मैंने क्या देखता हूं, एटॉमिक नंबर 92, एटॉमिक नंबर 90 एंड द रेस्ट वन इज एटॉमिक नंबर 2. एटॉमिक नंबर से यहाँ पर बेसिकली पार्ट इलेक्ट्रॉन का नहीं आ रहा, न्यूक्लियस का आ रहा है कि हाँ न्यूक्लियस में यहाँ प्रोटॉन 92 है, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 2 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज कांस्टेंट ड्यूरिंग द न्यूक्लियर चेंज. बेसिकली हम इसको पढ़ेंगे 9th यूनिट में, वो सॉरी एटम एंड न्यूक्लियर चैप्टर में, आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. लेकिन यहां से ये क्लियर जरूर हो रहा है कि यहां हम क्या फॉलो कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहे हैं. तो चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व. चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व पे हमारे पास इंपॉर्टेंट दो छोटे छोटे से प्रोसेस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं बात करता हूं उनकी. एक को हम कहते हैं annihilation and second one is pair production. तो annihilation क्या है? annihilation, what is annihilation? annihilation का मतलब होता है कि हमारे पास दो पार्टिकल हैं, we have two particles, one is इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड वन इज पॉजिट्रॉन. हमें कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल लेने हैं, लेकिन वो पार्टिकल जिसका एंटी पार्टिकल हो, मींस एक पार्टिकल हो दूसरा उसका एंटी पार्टिकल हो, दोनों आपस में कोलाइड करें और कोलाइड करने के बाद में फोटॉन्स बनाएं, यानी एनर्जी रेज डेवलप करें. तो एनिहिलेशन का मतलब है पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल कोलाइड एंड फॉर्म एनर्जी. यहां पर क्या हो रहा है, मैंने एक लिया इलेक्ट्रॉन, सेकंड लिया पॉजिट्रॉन, दोनों का कोलिजन हुआ एंड इमिट क्या किया, वन गामा एंड हेयर अदर गामा. तो दिस इज कॉल्ड एनिहिलेशन. The electron and the positron both are collide with each other and produce two gamma rays. This process is known as annihilation. एक पार्टिकल और उसका एलिमेंट्री वो एंटी पार्टिकल दोनों कोलाइड करते हैं और एनर्जी डेवलप करते हैं. इसको हम कहते हैं एनिहिलेशन प्रोसेस. यहां पर भी आप देख रहे हैं इस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो नेट चार्ज कितना हुआ, 0. यहां चार्ज है +1 या +E, इधर चार्ज है -E, दोनों का नेट कितना हुआ, कैंसिल, नेट चार्ज इज 0. तो बिफोर एक्शन नेट चार्ज 0, आफ्टर एक्शन नेट चार्ज 0.
This is also based on the conservation of charge. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कह रहा है कि बिफोर एक्शन आफ्टर एक्शन चार्ज की जो नेट चार्ज की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, सेम होगी। यहां पर भी हम देख रहे हैं एक पार्टिकल लिया, सेकंड उसका एंटी पार्टिकल लिया, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों कोलाइड किए, दोनों मिले और मिलने के बाद क्या बना, 2 गामा रेज यानी 2 एनर्जी रेज बनी। और इस पर भी कोई चार्ज नहीं होती, वी नोज दैट गामा रेज डज नॉट हैव एनी टाइप ऑफ चार्ज। तो यहां पर भी कोई चार्ज नहीं है और यहां का भी नेट चार्ज कितना है, 0। अदर इज पेयर प्रोडक्शन। नेक्स्ट इफेक्ट इज पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ एनिलेशन। इसको मैं कह सकता हूं इनवर्स प्रोसेस ऑफ एनिलेशन। यहां पर पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल मिलकर एनर्जी रेज बना रहे थे। इसमें नेक्स्ट उल्टा प्रोसेस होगा, इनवर्स प्रोसेस होगा कि गामा रेज कन्वर्ट होगा पेयर ऑफ पार्टिकल में, यानी पार्टिकल में और साथ में उसके एंटी पार्टिकल में। दिस इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन, दिस वन इज कॉल्ड एनिलेशन। यहां पर भी आप देख रहे हैं बिफोर एक्शन टोटल चार्ज इज 0, आफ्टर एक्शन टोटल चार्ज इज 0। So this is a very important property of charge, that charge is conserved. हम लोगों ने कई सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी जिसमें चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज कंजर्व्ड, फोर्सेस डिपेंडेंसी देखी। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी और देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ज की कंडीशन से, एंड दैट इज कॉल्ड चार्ज इज क्वांटाइज्ड। यहां एक वर्ड मैं बोल रहा हूं क्वांटाइज्ड। तो पूरी चीज को डिफाइन करने से पहले मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि क्वांटाइजेशन क्या होता है। व्हाट इज क्वांटम क्वांटाइज्ड? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। यहां पर क्वांटम का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटम? हम लोगों ने क्वांटम फिजिक्स में पढ़ा था, थोड़ा बहुत पता है कि क्वांटम क्या होता है, स्मॉल एनर्जी पैकेट, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स, और उनको हम क्या कहते हैं, एन की एनर्जी होती है एच डी। क्वांटम वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट या अलग अलग, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है। हम ये कह सकते हैं क्वांटम वर्ड हम कहां यूज करते हैं, जहां पर हम कह रहे हैं चीजें डिफरेंट हैं, कंटिन्यूस में नहीं है, अलग अलग हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं एक बिल्डिंग की बात करते हैं पहले हम, लेट अस सपोज दिस इज अ बिल्डिंग। ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें ये फर्स्ट फ्लोर हुआ, ये सेकंड फ्लोर हुआ, ये थर्ड फ्लोर हुआ, फिफ्थ फ्लोर, 6th फ्लोर, 7th, 8th, 9th, 10th। दिस इज अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। हम इसमें ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, 6th। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 1.5 फ्लोर? हम ये नहीं कह सकते कि ये 1.5 फ्लोर एग्जिस्ट करेगा। हमें पता है या तो फर्स्ट फ्लोर एग्जिस्ट करेगा या सेकंड फ्लोर एग्जिस्ट करेगा। यहां पर क्या है, या तो ये फ्लोर्स एग्जिस्ट करेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल होगा कि 1.5 यानी इतना हिस्सा एग्जिस्ट करे? नहीं करेगा। सेम कंडीशन आती है चार्ज में कि चार्ज भी मल्टीपल में एग्जिस्ट करेगा। कैसे? कि या तो चार्ज इतना एग्जिस्ट करेगा E, और 2E, और 3E एंड सो ऑन। जैसे मैंने कहा कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ये फर्स्ट फ्लोर होगा, देन सेकंड फ्लोर होगा, थर्ड फ्लोर होगा, 1.5 नहीं होगा, 2.5 नहीं होगा, 3.25 नहीं होगा। केवल वो चार्ज एग्जिस्ट करेंगे जिसमें हम क्या करें, 1, 2, 3, 4 वही फ्लोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। सेम नेचर चार्ज की होती है। सेकंड में लेके चलता हूं स्टेयर्स केस। अगर हम किसी बिल्डिंग में, हमारे पास 2 केसेस होते हैं, एक स्टेयर केस मैंने ले लिया,
इस तरह की कंडीशन। अगर मैं यहां पर हूं, ये फर्स्ट स्टेयर होगा, ये सेकंड स्टेयर होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा। ये किसी भी स्टेयर केस में स्टेयर्स है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। अगर हम एग्जिस्ट कर सकते हैं, हम कहीं पे रुक सकते हैं, तो या तो हम यहां रुकेंगे, फर्स्ट पे रुकेंगे, और सेकंड पे रुकेंगे, और थर्ड पे भी रुक सकते हैं, एंड फोर्थ पे भी रुक सकते हैं, और उससे ऊपर भी रुक सकते हैं। हम कहां रुक सकते हैं? जहां पर इंटीग्रल हो, ये इंटीजर्स हो। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी होगी कि मैं 1.5 स्टेयर्स पे स्टे कर सकें? 1.5, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप 1.5 स्टेयर पे पॉसिबल हो कि आप रुक सकते हो। 2.5 पे नहीं होंगे, 3.5 पे नहीं होंगे। हम कहां होंगे? 1 पर होंगे, 2 पर होंगे, 3 पर होंगे। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं, नेचर को कहते हैं क्वांटाइज्ड नेचर, यानी इंटीग्रल में होना, इंटीजर्स में डिस्क्रीट नेचर शो करना। 1 पर, 2 पर, कंटिन्यूस नहीं है 1 से 2 तक। 1 पर है या 2 पर है, 2 पर है या 3 पर है, कंटिन्यूटी में नहीं है 2 से लेकर 3 तक। अब मैं बात करता हूं चार्ज की। तो चार्ज के क्वांटाइज होने का प्रोसेस क्या होगा? हम लोगों ने ये पढ़ा है कि चार्ज किसी भी बॉडी, नाउ लेट अस कंसीडर 2 बॉडीज, लेट्स सपोज दिस इज one body and the other one is this, and हम लोगों ने क्या किया? we rub this body A on this B। मैंने A बॉडी को B पर रब किया, ऐसे करके रब करना शुरू किया। जब इसे रब करते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है इस जगह के लिए। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि चार्ज जो होता है उसका रीजन है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो मान लीजिए सबसे पहले 1 ट्रांसफर हुआ, तो चार्ज कितना हो गया? चार्ज होगा या तो प्लस ई ए बॉडी पर, या माइनस ई बी बॉडी पर। नेक्स्ट, अगर सेम प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं तो हम कह सकते हैं 2e और -2e एग्जिस्ट करेगा। सिमिलर वे में 3e एग्जिस्ट करेगा या -3e एग्जिस्ट करेगा, एंड सो ऑन। आपने यहां देखा, हमने एक इलेक्ट्रॉन गया, 1 गया, 2 गया, 3 गया, एंड सो ऑन। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है 1.5 इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए? यहां से 1 इलेक्ट्रॉन और फिर हाफ इलेक्ट्रॉन तो मूव कर नहीं सकता। इट मींस जो चार्ज होगा दैट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। यहां पर 1 का मल्टीपल हो रहा है, या 2 का हो रहा है, या 3 का हो रहा है, 4 का, एंड सो ऑन। सो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल of E, charge of electron. So according to quantization, Q is equals to plus minus n into E, where n is 1, 2, 3, 4, 5 and so on. तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन हमारे पास एक सिंपल रिलेशन बन के आता है कि Q, द चार्ज ऑन ए बॉडी, दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, वेयर एन इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। अब बात आती है कि किसी भी बॉडी पर मिनिमम कितना चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि मिनिमम चार्ज जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा E या माइनस ई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से कम तो कभी ट्रांसफर नहीं हो सकता। द ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज 1, मिनिमम इज 1, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो हम देख रहे हैं मिनिमम चार्ज कितना होगा। मिनिमम चार्ज ऑन ए बॉडी इज 1 E और -1 E। इसका मतलब E से कम नहीं हो सकता, तो मिनिमम चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
19 कूलम। दिस इज द मिनिमम पॉसिबल चार्ज ऑन ए बॉडी। इससे कम चार्ज ना ए किसी भी बॉडी पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ना ए पर कर रहा, ना बी पर कर रहा। यहां आप देख रहे हैं कि ए पर भी पहले कितना चार्ज आया, प्लस ई, यहां कितना आया, माइनस ई। सो द मिनिमम पॉसिबल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये स्मॉलेस्ट चार्ज है नेचर में जो इंडिपेंडेंटली देखा जाता है या मिलता है। मैंने वर्ड बोला इंडिपेंडेंटली, मींस द मिनिमम पॉसिबल चार्ज एग्जिस्ट इन नेचर इंडिपेंडेंटली इज स्मॉल ई, दैट इज इलेक्ट्रॉन, and that value of this is 1.6 into 10 raised to the power minus 19. But हम लोगों ने कुछ जगह पर एक जगह पढ़ा हुआ है, देयर आर अनदर पार्टिकल जिनसे मिलकर ये एलिमेंट्री पार्टिकल बनते हैं। मैं उसके विषय में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आपसे। हमारे पास एक एलिमेंट्री पार्टिकल होता है क्वार्क। क्वार्क एक पार्टिकल है जिनसे मिलकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स बनते हैं। एंड द चार्ज ऑन क्वार्क इज 2/3e and -1/3e. These are the particle which does not exist in nature independently. ये वो पार्टिकल हैं जो इंडिपेंडेंटली नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये केवल बाउंडेड होते हैं और इन क्वार्क पार्टिकल से मिलकर ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बनते हैं। यहां हम देखते हैं क्वार्क टाइप्स कितने होते हैं। तो क्वार्क के टाइप्स होते हैं 6 टाइप्स के क्वार्क होते हैं बेसिकली। नंबर 1 चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम, up, and 6th is down। इस 6 टाइप के हमारे पास क्वार्क पार्टिकल होते हैं और जिसमें अप का जो चार्ज होता है वो होता है 2/3e एंड डाउन का होता है -1/3e। वी नो दैट न्यूट्रॉन, अगर हमें बात करूं न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इसका मतलब U plus D plus D। न्यूट्रॉन इज फॉर्म बाय द 3 क्वार्क पार्टिकल, जिसमें क्या होगा, एक अप क्वार्क होगा और बाकी 2 डाउन क्वार्क। वी यूज्ड 1 अप 2 डाउन। 1 अप का चार्ज कितना है, 2/3e प्लस डाउन का है -1/3e प्लस -1/3e। तो टोटल चार्ज कितना आ गया, 0। सो न्यूट्रॉन इज फॉर्म बाय 1 अप एंड 2 डाउन। न्यूट्रॉन बनता है UDD से, 2 डाउन एंड 1 अप। नाउ द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज, प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है E। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन की। Then the proton is formed जिस पर चार्ज है E, तो हम कह सकते हैं इट इज फॉर्म बाय U plus D। U का चार्ज मैंने आपको बताया 2/3e प्लस 2/3e एंड डाउन का चार्ज होता है -1/3e। तो कंप्लीट चार्ज कितना हुआ, 2/3e plus 2/3e minus 1/3e, that comes out to be E. So similarly, proton is formed 2U and 1D। तो हम कह सकते हैं कि क्वार्क इज एन पार्टिकल जो कि बाउंड स्टेट में रहता है, इंडिपेंडेंटली नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, जिसके कारण प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स बनते हैं। और कैसे 6 टाइप के पार्टिकल होते हैं, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम, अप, डाउन।
अप का चार्ज हमने पढ़ रखा है 2/3e, डाउन का होता है -1/3e, और इनको मिलाकर या इनको ज्वाइन करके हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं, जो कि मिलते हैं UDD। न्यूट्रॉन की कंडीशन हुई UDD, यानी 1 अप 2 डाउन। प्रोटॉन बनता है UUD, 2 अप 1 डाउन। तो यहां पर दिस इज अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थैंक यू। ये प्रॉपर्टीज फिनिश होती हैं अब सारी, and after this lecture we will solve some problems. I will give you some problems also to solve these, and if you feel any problem then contact me with the school on scrolled phone number. Thank you.